नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भावी लेखपाल बैच के अंतर्गत मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी यूपी स्पेशल का डाल दिया है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। रिवर डाल दिया है मैंने, भौतिक जलवायु एंड जो क्लाइमेट होता है उसको मैंने डाल दिया है। और भावी लेखपाल बैच के अंतर्गत मैं ये 3rd वीडियो डालने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो सेशन को एंजॉय करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये मास्टर वीडियो है और मास्टर वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें क्या किया है, जो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2-4 यूट्यूब जो कि अच्छे चैनल माने जाते हैं उनका कंटेंट, प्लस आपने परीक्षा वाणी बुक का नाम सुना होगा उसका कंटेंट, प्लस अदर जो वन लीनियर क्वेश्चन पूछता है यहाँ वहाँ से उसका कंटेंट, ये मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और टॉपिक का नाम है कृषि एवं फसल। उत्तर प्रदेश में जो कृषि होती है और फसल होती है उसके बारे में हम डीप में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे बाहर आई थिंक आपके जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपी पीसीएस का हो, A to Z कोई भी यूपी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि लेखपाल एग्ज़ाम, जैसा कि अभी जल्दी ही ये लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन अभ्यर्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। यहाँ से 1 या 2 नंबर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो ये वीडियो देखने के बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो सेशन को आप एंजॉय करेंगे। पहली बात तो एक बात और बोल दूँ मैं कि आप लोग कृपया करके आधा अधूरा ज्ञान मत लेके जाइएगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो विश्वास करके वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि सारे के सारे जो डाउट हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन उठ सकते हैं वो आपके छूटने ना पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप अगर आधा ज्ञान लेके जाओगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब डाउट में हो जाओगे। तो वहाँ पे भी आप आधे आधे में फंस जाओगे, 50-50 में कभी कभी आदमी फंस जाता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि वो आधा ज्ञान कभी भी लिया होता है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो सेशन को आप जस्ट एंजॉय कीजिए। अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप हेडफोन में अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और जस्ट मेरी आवाज़ को अपने अंदर जाने दीजिए, ताकि वो चीज़ें समाहित हों और मैं बहुत आराम से आपको सारी की सारी चीज़ें याद करवा दूँगा। यही वीडियो सेशन में याद करवा दूँगा। तो वीडियो सेशन कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत कम बातें करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वन लीनियर क्वेश्चन बन सकता है जहाँ से एक एक चीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है मैं दे दूंगा, लेकिन इस पे एक मैं सोच रहा था क्या हो कि 2-4 वीडियो जब पढ़ जाएँ, मतलब 2-4 टॉपिक जब मैं कवर कर दूँ तो एक ही बार में सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार में पीडीएफ डालना थोड़ा उचित नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। 2-4 टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे पीडीएफ एक ही बार में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो सेशन की तरफ। दोस्तों, ओलंपिक स्टडी द्वारा जो आप ये नोट्स देख रहे हो, ये 3 से 4 घंटे लगभग इस पे रिसर्च करने के बाद में जो यूट्यूब चैनल है विभिन्न प्रकार के, उन पे रिसर्च करने के बाद में उनके वीडियोस से जो बेस्ट चीज़ें होती है उसको छाट कर, प्लस जो परीक्षा वाणी की बुक आती है जो कि यूपी पीसीएस की एक फेमस बुक मानी जाती है, बच्चे इसको परचेज़ करके उसी से पढ़ते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन को उठाया गया है। वन लीनियर जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में उसको लिया गया है। तो लगभग 3 से 4 घंटे की ये मेहनत है। तो आप लोग इसको मतलब अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा वो लगभग आपको यहाँ से 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 99.9% की मैं गारंटी ले रहा हूँ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 4 कंटेंट जब तैयार हो जाएगा तभी मैं इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग ध्यान से वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये छूटने ना पाए। ओके, देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है ये क्वेश्चन वाइज एक थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में मैंने वन लीनियर लिया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है वन लीनियर के फॉर्म में, तो वो देख लेते हैं पहले। देखिए, चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में लागू हुई। पूछ सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन कि चकबंदी कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था 1954 में। ध्यान दीजिएगा 1950 4-54 यानी कि 4 साल के बाद में 1954 में ये लागू हुआ था। किसान मित्र योजना कब लागू हुआ, 2001 में स्टार्ट हुआ था। और रही बात इसकी डिटेल की, तो जब मैं योजना पढ़ाऊंगा, योजना का जब कंटेंट लाऊंगा तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। किसान मित्र योजना फिलहाल आप याद कर लीजिए कि 2001 में स्टार्ट हुआ। ठीक, इसके बाद में किसान सेवा रत्न योजना। ठीक है, किसान सेवा रत्न योजना, कभी कभी आप देखते होंगे जो गांव में गाड़ियां आती हैं उस पर जो एलईडी लगा होता है उस पर कुछ चीज़ें फ्लैश होती हैं ना, दिखती हैं आपको। तो वहाँ पे जो वो गाड़ियाँ चलती है ना, वो जो गाड़ियाँ चलाने का जो योजना है वो इसी किसान सेवा रत्न योजना के अंतर्गत चला गया था। तो ये लगभग ये 2010 और 11 से स्टार्ट किया था। ऑब्वियस सी बात है 2010-11 से ही स्टार्ट होगा, 1990 या फिर 80 में तो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आई ही नहीं थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा कि 2010-11 में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ किसान क्रेडिट योजना, इसको हम बोलते हैं केसीसी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये स्टार्ट हुआ है 1998 से 99, ठीक है। कभी कभी कई किसी बुक में 99 टू 2000 लिख देता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि 1998 में ये स्टार्ट हो गया था। आप गूगल पे भी देखोगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी 1998, ठीक है। इसके बाद में जो प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु के कितने क्षेत्र हैं, तो ये आपका आंसर होगा 9 जलवायु क्षेत्र है, ओके। उत्तर प्रदेश में कृषि का जीडीपी में योगदान 26.9% है, लगभग 27% हो जा रहा है। देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि यहाँ पे जो 60% जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की लगभग जो 60% जनसंख्या है, मतलब 59% जनसंख्या ये कृषि करती है। मतलब इनका जो आर्थिक इनका जो इनकम होता है वो कृषि के बेस पे होता है। आप सोच सकते हो कि 60%, टोटल 20 करोड़ प्लस की आबादी है, इसमें 60% जो है ये खेती करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 10% लोग यूपी में खेती करते हैं अकेले। मतलब पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर 100% खेती होती है तो उसमें 10% खेती अकेले उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी बड़ी आबादी हमारी कृषि पे आधारित है, कृषि पे बेस्ड है, कृषि पे आश्रित है। इसलिए उत्तर प्रदेश अभी भी आप देख सकते हो कि संघर्ष कर रहा है आगे डेवलप करने के लिए, है ना। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख सकते हैं फसल के प्रकार हमने लिया है। यहाँ से हम फसल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया है ये ऊपर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, क्योंकि ये वन लीनियर के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था। फिर हम आगे आते हैं, थोड़ा डिटेल में यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो फसल के प्रकार है, यहाँ से हम इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है आपके, और हर एक एग्ज़ाम में, हर एक यूपी का जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। बहुत से बच्चे ये जायद वाला सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आप लोग यहाँ पे आज क्लियर कर लीजिएगा कि एक्चुअली तीनों होती क्या हैं और तीनों के अंतर्गत किस किस चीज़ की खेती की जाती है, ठीक है। देखिए रबी की फसल, जैसा कि आपको पता है कि रबी की जो फसल होती है ये ठंडी माह में, ठंडी सीजन में उगाई जाती है। ठंडी का मतलब ये होता है कि अगर ये टेम्परेचर कम है इसका, तब भी ये फसल होता है यहाँ पे। तो रबी की फसल में ठंडी के सीज़न में आप खुद अपने अगर विलेज एरिया में रह रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइम गेहूं का सीज़न चल रहा है, जौ इसी टाइम हो जाता है, मटर इसी टाइम हो जाता है, सरसों, अलसी, आलू, मसूर, तंबाकू। देखिए क्वेश्चन जब घुमाना होता है तो ये तंबाकू दे देता है। तंबाकू जब भी देगा तो आपको रबी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? रबी लगाना है। तंबाकू कौन सी फसल है? रबी की फसल है। बाकी गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, अलसी में भी आपको ध्यान देना है कि अलसी भी जो है ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। तो बाकी और तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। आलू भी आपको पता ही होगा कि ये भी ठंडी में उगाया जाता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका खरीफ का फसल। खरीफ के फसल की जो बुआई होती है ये जून टू जुलाई होती है, और इसके पहले आप रबी की फसल में भी देख सकते हैं इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, खरीफ की जो फसल की बुआई होती है वो कब होती है? जून जुलाई में होती है। और रबी के फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, ठीक है। इसी सीज़न में होती है, जैसा कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, आप ये चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला जो टारगेट है, अगला जो बुआई है, अगली जो सीज़न में चीज़ें बोई जाती हैं वो है जायद की फसल। दोस्तों जायद की फसल में टेम्परेचर थोड़ा अप हो तभी ज़्यादा सही होता है, ये भी इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। इसमें ककड़ी हो गई, तरबूज हो गई, लौकी हो गई, मूंग, लोबिया, इसके बाद में परवल है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे खीरा है, खरबूज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन फसलों में, जिन चीज़ों में बेल लगा होता है ना, और जो चीज़ें थोड़ा गर्म के टाइम में लोग खाना प्रेफर करते हैं, है ना। जैसे तरबूज हो गया, इसके बाद में ककड़ी हो गया, ये सब क्या होता है? ठंडी चीज़ें होती हैं और गर्मी के टाइम में लोग इसको खाना प्रेफर करते हैं, और इसमें बेल होता है, ठीक है। तो ये जो बेल वाली चीज़ें होती हैं ये जायद फसल के अंतर्गत आता है, ओके। दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बगल में चौराहा है, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको नॉइज़ फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ठीक है।
आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना सीखना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें यहाँ पे जितनी फसलें पढ़ी हैं, अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें हैं, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो हमने नंबर 1 पे लिया है गेहूँ को। जैसा कि अभी सीज़न चल रहा है गेहूँ का, तो आपको पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही क्या होता है कि गाँव छोड़ के शहर में चले आए होते हैं, इसीलिए उन्हें फसल के कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, इनके बारे में डिटेल उन्हें नहीं पता होता है। तो ठीक है, ये समय है सीखने का, और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो गेहूँ के जो बारिश की ज़रूरत होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक की बारिश की ज़रूरत होती है। आपको पता होगा कि गेहूँ की जो फसल होती है, अभी तो फ़िलहाल बुआई चल रही है, अभी इस टाइम बारिश है, लेकिन जब एक्चुअल में बारिश की नीड होगी तो उसको 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की नीड होगी। बहुत ज़्यादा बारिश की नीड इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब भी ये फसल हो जाती है। गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो नदियों की फ्लुएंसी के हिसाब से बाईं साइड में पड़ता है। मतलब गंगा और घाघरा, गंगा के बाईं साइड में जो घाघरा नदी बहती है उसकी साइड में जो एरिया पड़ता है वो बोलते हैं गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है गोरखपुर एरिया में, ठीक है। कहाँ पे होता है? गोरखपुर एरिया में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और गेहूं उत्पादन में यूपी का पूरे देश में प्रथम स्थान है। मतलब पूरे देश में जो 28 स्टेट हैं उसमें यूपी का प्रथम स्थान है गेहूं के उत्पादन में। आगे देखते हैं। इसके बाद फिर हमने लिया है जौ। बहुत छोटा सा नाम है, एक अक्षर का नाम है, ठीक है। जौ, जौ गेहूं के ही जैसा दिखता है। इसका उत्पादन शुष्क और काप मिट्टी में ज़्यादा होता है। किस मिट्टी में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो जौ का उत्पादन होता है ये शुष्क और काप मिट्टी में ज़्यादा होता है। मिट्टी कौन सी है? शुष्क और काप मिट्टी। काप मिट्टी कौन सी होती है? जो जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं उनके निक्षेप यानी कि भंडारण से जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं काप मिट्टी। यानी कि जो जौ होता है ये शुष्क और काप मिट्टी में उत्पन्न होता है, ज़्यादा उगाई जाती है। बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है चना। चना जो है शुष्क हल्की मिट्टी कम उपजाऊ जगह पर भी हो जाती है। चना ऐसी जगह पे भी उपजाऊ हो जाती है, ऐसी जगह पे हो जाती है जो मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अब जब कम उपजाऊ की बात आ रही है तो शुष्क और हल्की मिट्टी, कौन सी मिट्टी? शुष्क और हल्की मिट्टी। जब कम उपजाऊ की बात आएगी तो शुष्क और हल्की मिट्टी पे चना हो जाता है, ठीक है। चना का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर, इसके बाद में महोबा, ललितपुर, सोनभद्र। ये एरिया कौन सा है? मतलब आप आएंगे जो पठारी एरिया है, नीचे साइड का जो सोनभद्र और ललितपुर वाला एरिया है उस साइड में चना की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लिए उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। शुष्क और हल्की मिट्टी में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर है तंबाकू। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तंबाकू का जो क्षेत्र है वो है वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर, बुंदेलखंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, मैनपुर, सहारनपुर और बुंदेलखंड, ठीक है। इसके बाद में चावल। चावल ठीक ठाक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा पूछ ही लेता है। चावल का जो उत्पादन है ये पूरे देश में तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। पूरे देश में कितना स्थान है यूपी का चावल उत्पादन में? तीसरा स्थान है। इसके लिए मिट्टी कौन सी है? मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आप लोग। चिकनी और उपजाऊ मिट्टी। ऑब्वियस सी बात है, चावल की खेती के लिए आपको पता होगा कि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी का होना ज़रूरी है। बिना चिकनी और बिना उपजाऊ मिट्टी के चावल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए गर्म जलवायु भी ज़रूरी है, और बोते समय जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बोते समय जो तापमान होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो पकते समय तापमान होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो बारिश होनी चाहिए वो 75 से 125 सेंटीमीटर की बारिश इसके लिए ज़रूरी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? ये बारिश है कि 75 से 125 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, और गर्म जलवायु में यह बोया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यूपी में 18% भूमि पर चावल बोया जाता है। पूरी खेती जहाँ पे होती है, जितना कृषि होती है यूपी में, उस पर लगभग 18% भूमि पर चावल बोया जाता है। और इसकी जो किस्में हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण वाले में आपसे पूछ सकता है चावल की किस्मों के बारे में, तो इसकी जो किस्में हैं ये हैं साकेत, जया, पूसा और सुगंधा, ठीक है। साकेत, जया, पूसा और सुगंधा। ये लग रहा है किसी का नाम है, मतलब नाउन लग रहा है। साकेत भी किसी का नाम है, जया, पूसा और सुगंधा, ठीक है। साकेत मेल है और बाकी सब फीमेल लग रही हैं।
चावल उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। ये है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सहारनपुर, बलिया। ठीक है, मतलब लगभग आप देख रहे हो कि लगभग जो मिडिल वाला एरिया पड़ पूर्वांचल एरिया में ये बोया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए तराई क्षेत्र, यहाँ पे जो लिखा गया है ये तराई क्षेत्र। मैंने बताया था तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो दलदलीय एरिया होता है, वहाँ पे भी चावल का उत्पादन ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट वन इज़ गन्ना। ठीक है, गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में अच्छे लेवल पे की जाती है। ये यहाँ पे एक कॉमर्शियल खेती मानी जाती है, मतलब ये इससे काफ़ी जो किसान होते हैं ये इनकम जनरेट करते हैं और उनका गुजर बसर इसी से चलता है। बहुत लोग गन्ना की खेती करते हैं। ठीक है, तो जो गन्ने की खेती के लिए जो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी दोमट मिट्टी में गन्ना की खेती की जाती है और गन्ना की खेती के लिए मेन चीज़ ज़रूरी है बारिश। 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए गन्ना की खेती के लिए, 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था चावल की खेती के लिए कितना चाहिए, लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर की जो खेती होती बारिश होती है वो भी चावल के लिए चल जाती है। 100 से 125 या फिर 75 भी चलेगा इसमें। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे 75 लिखा हुआ है और गन्ना में 100 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए ही होता है। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 1 से 2 फ्रेंड को अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। उनको भी बताइएगा हमारे चैनल ओलंपिक स्टडी के बारे में। ठीक है, चैनल अभी ग्रोथ कर रहा है तो आप लोगों की हेल्प के बिना ये ग्रोथ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग के लिए कोऑपरेट कर रहा हूँ ऐसे ही जस्ट आप लोग थोड़ा सा भी अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग भी अपना और बेस्ट देंगे और अच्छी कोशिश करेंगे ताकि सारे के सारे कंटेंट जो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, वो भी विद हैंड राइटिंग नोट्स के साथ में। गन्ना दोस्तों 13% गन्ना की जो है 13% खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में, मतलब टोटल खेती का लगभग 13% जो खेती वो गन्ना की जाती है। सर्वाधिक नकदी फसल यही है यूपी में जो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है किसानों के लिए वो गन्ना ही है। ठीक है, तराई क्षेत्र में उत्पादन होता है, मैंने बताया था तराई क्षेत्र क्या होता है, और उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, पहली मिल जो है ये देवरिया में लगाई गई थी और जो गन्ना से संबंधित रोग है वो है रेड डॉट और ग्रासी सूट। अब मैं एक्सप्लेन क्या करूं, रेड डॉट क्या होता है आपको पता होगा, आपने भी गन्ना कभी ना कभी चूसा होगा या खाया होगा। बहुत लोग चूसना बोलते हैं और जब मैं बाहर पढ़ता था तो वहाँ पे लोग बोलते थे गन्ना खाया आपने, तो मुझे बहुत डाउट लगता था कि गन्ना खाया क्या सही है या फिर गन्ना चूसना सही होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आज भी बहुत डाउट में रहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि गन्ना खाया आपने, और जहाँ तक मुझे लगता है कि गन्ना चूसा जाता है, खाया तो जाता नहीं है, कोई आम थोड़ी है ना। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मुझे बता दीजिएगा। दूसरा है ग्रासी सूट, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ग्रासी सूट कई सारा ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज होगे, गन्ना दे देगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, कुछ भी लिख देगा, तो ये ग्रासी सूट आपको याद होना चाहिए। ग्रासी सूट जी, गा से गन्ना और गा से ग्रासी है ना, तो गा से गन्ना, गा से ग्रासी, ग्रासी सूट आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मक्का। ठीक है, मक्का बहुत ही पवित्र शब्द है अगर एक पॉइंट से देखा जाए। फ़िलहाल यहाँ पे हम फसल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो मक्का है ये खाद्य फसल है, लोग खाते हैं, और जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, तो आपका जो आंसर होगा वो मक्का होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो क्षेत्र है ये है मेरठ, गाजियाबाद, जौनपुर और बहराइच। ठीक है, कहाँ पे होता है मक्का? मेरठ, गाजियाबाद, जौनपुर और बहराइच क्षेत्र में मक्का उत्पादन होता है। इसमें कौन सी किस्में पाई जाती हैं, ये किस्में इंपॉर्टेंट है। किस्में आपका जो ग्रामीण का जो टॉपिक बनेगा उसमें भी किस्में पूछ सकता है। तो इसकी जो किस्में हैं ये है प्रताप, पूषा, अली, गिरजा शंकर, विवेक मक्का। ठीक है, नाम तो अजीब है, प्रताप है, पूषा है और अली है, गिरजा शंकर है, विवेक है, विवेक मक्का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप सो के सुन रहे हो तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएं। देखिए, प्रताप है, पूषा है, अली है, गिरजा शंकर है और विवेक है। ठीक है, ये मक्का की वैरायटी है, किस्में हैं। आगे देखते हैं कपास गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मिलता है, रोहेलखंड एरिया में मिलता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है ये है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, रामपुर, बरेली और मथुरा। कपास की किस्में जानना इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, देसी बंगाल, पंजाब अमेरिकन धौलेरा, ये लिखा हुआ है। अब कामा कहाँ था मुझे नहीं पता था, एक्चुअल में जो डेटा था वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, तो आप ऐसे सुन लीजिए, देसी बंगाल तो एक में होगा, पंजाब अमेरिकन शायद एक में है और धौलेरा अलग है। ठीक है, देसी बंगाल
पंजाब अमेरिकन और धौले। नेक्स्ट वन इज़ अरहर, ठीक है, अरहर। और अरहर जो है ये बलुई दोमट मिट्टी में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अरहर किस प्रकार की मिट्टी में उपजाई जाती है। तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। और जो इसका एरिया है, क्षेत्र है, वो है प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, वाराणसी, ठीक है। वो एरिया आप देख रहे होंगे, आप मैप में भी देखेंगे तो ये सारे के सारे एरिया लगभग एक ही साइड में देखेंगे। मतलब प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर और वाराणसी एरिया में अरहर की अच्छी खासी खेती की जाती है, ठीक है। अगला है मूंगफली। मूंगफली में इसकी जो मिट्टी होती है ये बलुई मिट्टी होती है और ये जून जुलाई में बोई जाती है। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप जान लीजिए कि जून जुलाई में ये चीज़ें बोई जाती हैं। जस्ट वन सेकेंड दोस्तों मुझे नॉइज़ को एडजस्ट करना पड़ा। जैसे बगल में कोई जाता है तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ें समझना। फिर देखते हैं अफ़ीम। अफ़ीम आपने सुना होगा। अफ़ीम शब्द बहुत ही जो नशेड़ी होते हैं इसको यूज़ करते हैं और ये औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अफ़ीम का यूज़ औषधियों में बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत सारी दवाओं में इसका यूज़ होता है। इनडायरेक्टली यूज़ होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। देखते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन जो है अफ़ीम का ये बाराबंकी में होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गाज़ीपुर में अफ़ीम की एकमात्र फैक्ट्री है, ठीक है। एकमात्र फैक्ट्री गाज़ीपुर में स्थित है अफ़ीम की, यूपी में, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है, ये जो फसल का टॉपिक था ये आई थिंक ख़त्म हो चुका है। जितनी इंपॉर्टेंट फसलें थी हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र क्या होता है और ये ऐसे पूछेगा। देखिए मैं पहले बता देता हूँ। किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि में, मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में नियत अवधि में फसलों को क्रम में उगाने से उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उर्वरा शक्ति का ह्रास कम होगा तो वो जो मिट्टी है वो लंबे समय तक चलेगी और फसलों के उपजाऊ होने में, फसलों के उत्पादन में, ज़्यादा मात्रा में फसल को उगाने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर हम उल्टी सिल्टी खेती करेंगे, मतलब कब फसल कौन सी बोनी है ये हमें नहीं पता होगा, तो फसल का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके चलते जो अगला फसल होगा वो बोएंगे तो उसमें हमें उतनी उत्पादकता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी निश्चित अवधि में, निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, और निश्चित अवधि में फसलों को क्रम में उगाने से जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है वो कम से कम ह्रास होती है और जो मृदा अपरदन होता है ये भी बहुत कम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मृदा अपरदन भी कम होता है फसलों को फसल चक्र के अकॉर्डिंग बोने से। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ फसल चक्र सघनता, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। तो जो फसल चक्र सघनता होती है CRD, ये फसलों की संख्या इंटू डिवाइडेड बाई वर्ष इंटू 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दे देगा कि वो 2 वर्ष में 4 फसलें उगाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वर्ष क्या है, 2 है, यानी कि वर्ष को हम नीचे रखेंगे और कितनी फसलें उगाता है, 4 फसलें उगाता है, इंटू 100, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 2 जा 4 एंड 2 100 जा 200, यानी कि जो उसका फसल चक्र सघनता होगी वो कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि और वो वर्ष देगा और फसलों की संख्या देगा। इस बेसिस पे आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, ये तो आप कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है ये है सहकारी कृषि। बहुत ही कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये पढ़ के टॉपिक क्लियर करके नहीं जा रहे हैं कि सहकारी कृषि क्या होती है। ऑप्शन दे देगा और बच्चे गलत करके चले जाएंगे। देखिए सहकारी कृषि की जो परिभाषा है इसको आप पहले समझ लीजिए। कृषि की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत, सहकारी कृषि की मैं बात कर रहा हूँ, सहकारी कृषि आप लोग फिर से सुन रहे होंगे, ठीक है। तो कृषि की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के भूमिधर किसान अपनी ज़मीनें एक में मिलाकर, मतलब पार्टिकुलर बहुत सारे भूमिधर किसान होंगे, अपने अपने मालिक होंगे अपने अपने क्षेत्र के, उन सारे ज़मीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करना सहकारी कृषि कहलाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं अगर वो अपनी ज़मीनों को एक साथ में मिला कर कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं सहकारी कृषि। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीनें उनकी ज़मीनें बढ़ जाएंगी बराबर बाद में। अपनी अपनी ज़मीन के वो खुद मालिक होते हैं, ठीक है। प्लस उससे जो वेजेस निकलता है, पैसा निकलता है, उनकी मेहनत के अनुसार पैसों को बाद में बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। उनके मेहनत और उनके जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बाद में उसी बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो है सहकारी कृषि, इसी को बोलते हैं। अपने ज़मीन के वो खुद मालिक होते हैं लेकिन ज़मीनों को एक साथ मिला के कृषि की जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके डेफिनेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 1901 में एडवर्ड ला की अध्यक्षता में समिति के लिए सिफारिश की गई थी, मतलब इस टाइप की खेती के लिए 1901 में समिति के लिए सिफारिश की गई थी और 1919 में से प्रांतीय घोषित कर दिया गया था। मतलब पहले ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता था, बाद में इसको राज्य सरकार के अंतर्गत कर दिया गया था। ये कब कर दिया गया था? 1919 में। ठीक है दोस्तों कुछ वन लीनियर क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। बीज बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1999 से 2000 के बीच में हुई थी। ठीक है, बीज बैंक जब भी पूछेगा तो 1999 2000 लगाना है आपको। राष्ट्रीय बीज निगम कितने हैं? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। ओके। फिर नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का रेशियो क्या लगाते हैं? जैसे कोई अगर हमें खेती करनी होती है तो उसमें हम किस रेशियो में इस चीज़ को लगाते हैं ताकि उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाए? तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की जो रेशियो है वो हम 4, 2 और 1 के अनुपात में, मतलब नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास 4, 2, 1 के अनुपात में लगता है। ठीक है। और उर्वरक उपयोग में सबसे जो आगे है वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है उर्वरक को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। उर्वरक के यूज में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा है पूरे भारत में? पुदुचेरी सबसे आगे है। ये चीज़ें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी देखने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। सो देखो आगे क्या लिखा हुआ। प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी भारत में? 1970-71 के बीच में हुई थी। प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970-71 के बीच में हुई थी। और 10वीं जो हुई है अभी वो 2015 और 16 के बीच में हुई है। प्रथम 1970-71 के बीच में हुआ था और जो लास्ट हुआ है वो 2015 और 16 के बीच में हुआ। ध्यान दीजिएगा। पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। मतलब पूरे भारत में पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ओके। अब कुछ चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में वन लीनियर के फॉर्म में पूछता है, इसको हम फटाफट देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 1960 में पंतनगर में उत्तराखंड में खोला गया था। ठीक है। और इस टाइम पे लगभग 71 विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय इस टाइम पे? 71 विश्वविद्यालय इस टाइम पे है। और जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया था, खोला गया था, वो 1960 में उत्तराखंड में पहली बार खोला गया था। पूरे भारत में 54.6% जो आबादी है, 54.6% आबादी टोटल कृषि पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था यूपी में कितनी आबादी बेस्ड है, कितनी मतलब आबादी आश्रित है खेती पे, वो लगभग 70% है। और पूरे भारत में 54.6% आबादी जो है वो खेती पे आश्रित है। अगला जो देखते हैं हम, अगला हमारा भारत की जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो 17.4% है। ठीक है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 17.4% है। कृषि राज्य सूची का विषय है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्र सूची या फिर समवर्ती सूची? तो आप ध्यान दीजिएगा कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषक नीति जो है ये 2007 में लाई गई थी। राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में लाई गई थी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1929 में बना और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। आपका उसमें जो जीएस का पोर्शन है उसमें भी डाल सकता है और जो ये यूपी का पोर्शन है इसमें भी चीज़ें डाल सकता है। ओके। फिर आगे देखते हैं फसल। अब फसल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फसल में और चीज़ें क्या क्या पूछ सकती है। फसल का जो अध्ययन होता है इसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। फसलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। भारत में जो फसली चक्र है वो 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में होती है। फसली चक्र मतलब वही जो मैंने बताया था 1 ईयर। ठीक है। 1 ईयर के बीच में जो चीज़ें बोई और जोती जाती हैं ये कब होती है? वो 1 ईयर कहाँ पे कौन कौन से मंथ में होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच में इसको एक फसली चक्र बोलते हैं भारत में। ठीक है। हर एक कंट्री का अलग अलग फसली चक्र हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, भात ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। भारत में तभी तो मोटे होते हैं। संसार में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है।
मतलब पूरे विश्व में भी चावल की डिमांड बहुत तगड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है एकल कृषि। एकल कृषि एक ही फसल बोया जाना जो होता है वो एकल कृषि मतलब बोला जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो एक साल में अगर एक ही फसल बोई जा रही है तो उसको बोलते हैं एकल कृषि। कभी कभी एक कोई दूसरी कृषि करके देता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक फसल बोई जाती है। ठीक है, जैसे अगर एक साल में जैसे एक टाइम पे एक फसल बोई जाएगी, अगले एक साल में दूसरी फसल बोई जा सकती है, उसके अगले साल में दूसरी फसल बोई जा सकती है, लेकिन जो बोने का ड्यूरेशन होगा वो एक साल होगा। और जो एकल कृषि होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकल कृषि, इसमें एक ही तरह की फसल बोई जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एकल कृषि में जो फसल सघनता है ये इसका फार्मूला दिया गया है। अगर क्वेश्चन बाई चांस पुट कर दे रहा है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फसल सघनता में जो है यूपी दूसरे स्थान पर है। ठीक, ओके, फसल सघनता में यूपी दूसरे स्थान पर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फसल सघनता में यूपी का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान है। ओके, इसके बाद में झूमिंग खेती। झूमिंग खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है। जंगलों को काटकर और जलाकर खेती योग्य बनाई गई जो भूमि होती है उसको हम बोलते हैं झूमिंग खेती। ओके, अभी जैसे कोई जंगल है उसको, वो फालतू का जंगल है, मतलब वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हैं, कुछ और है, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ काट के, जो जंगली एरिया है जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे जो जो चीज़ें उपजाऊ नहीं है उसको काट के जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं झूम खेती। और ये खेती जो है असम और मेघालय में ज़्यादा की जाती है। असम और मेघालय एरिया में क्या है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उनको काट करके लोग क्या करते हैं, झूमिंग खेती करते हैं। ओके, इसके बाद में नम खेती, शुष्क खेती, राजस्थान बाजरा। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजरा पहली बात तो कहाँ उगाया जाता है, तो राजस्थान में उगाया जाता है। और जो शुष्क खेती होती है ये बाजरा के अंतर्गत आती है। और नम खेती क्या होती है, जहाँ पे नमी होती है उसको नम खेती बोलते हैं। लेकिन अगर शुष्क खेती की बात करेगा तो ये बाजरा शुष्क खेती का एक एग्जाम्पल है और ये राजस्थान में उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रोपड़ फार्मिंग। अभी आपको पता होगा कि जो चावल की खेती होती है उसको क्या करते हैं, पहले एक जगह पे बोते हैं, इसके बाद में जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको दूसरी जगह पर ले जाते हैं। यानी कि एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाना, इस टाइप की जो फसलें होती है उनको हम बोलते हैं रोपड़ फार्मिंग। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है चावल, रबड़, चाय, कहवा, नारियल आदि। रोपड़ खेती का जो एग्जाम्पल है वो चावल है, चावल तो आपको पता होगा। रबड़, चाय, कहवा, नारियल ये सब भी रोपड़ खेती के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में रेंचिंग खेती होती है। ऑब्वियस सी बात है, रेंचिंग का मतलब क्या है, एक दायरा बना दिया जाता है, उसी दायरे में खेती नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ नेचुरल जो चीज़ें घास वगैरह जमती है इसको देखभाल की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंचिंग खेती। फिर भूमि के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है इसको हम देख लेते हैं। मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है उस बेसिस पे हम फसलों का उत्पादन और वर्गीकरण करते हैं। जैसे हल्की भूमि में खीरा, ककड़ी, बाजरा, मूंग बोया जाता है। हल्की जो भूमि होती है उसमें हम खीरा, ककड़ी, बाजरा और मूंग बोते हैं। भारी जो भूमि होती है उसमें हम चावल और कपास बोते हैं। मध्यम भूमि की जो एरिया होता है उसको हम सब्जियां, आलू, टमाटर बोते हैं। तीन कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जो सबसे हल्की होती है उसमें खीरा, ककड़ी, बाजरा, मूंग बोते हैं। और जो उससे थोड़ी सी हल्की होती है उसमें सब्जियां, आलू, टमाटर बोलते हैं। और जो सबसे भारी होती है उसमें हम चावल और कपास उगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी कि नहीं क्लियर हो रही हैं? आगे देखते हैं, आर्थिक आधार पर जो कृषि का विभाजन है इसको देख लेते हैं। आर्थिक आधार पर कृषि का विभाजन, आर्थिक आधार पर कृषि के विभाजन में आप देख सकते हैं, जैसे जिसमें जो पैसा मिलता है उत्पादन अगर कोई बेचता है, सेल करता है, तो उसमें जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं आर्थिक आधार पर कृषि। जो इसके अंतर्गत होता है वो मोटे अनाज होते हैं, दलहनी फसलें होती हैं, रेसे वाली फसल होती है, चीनी होती है, जैसे आपको पता होगा गन्ना है ना, चीनी की जो फसलें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम कुछ वन लीनियर क्वेश्चन जो पूछ सकता है, जैसे कृषि संबंधी रोग आपसे पूछ सकता है, कृषि संबंधी जो क्रांतियां हैं वो पूछ सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो कल्चर होते हैं ना, खेती के कौन सा कल्चर किस में कौन सी खेती की जाती है ये आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम देख लेते हैं। देखिए जो क्रांतियां हैं पहले इसको हम चेक करते हैं। क्रांतियों में हरित क्रांति आपको पता होगा, हरित क्रांति गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से है। गोल क्रांति आलू से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से है, प्याज का कलर भी नीला होता है, वो गुलाबी होता है। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम खनिज वैकल्पिक ऊर्जा से है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हरित क्रांति गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। पीली क्रांति तिलहन से है। गोल क्रांति आलू से है ना। नीली क्रांति मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से है। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज और वैकल्पिक ऊर्जा से है। ओके, आगे देखते हैं। रजत क्रांति अंडा
मुर्गी उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति सेब और बागवानी से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, बादामी क्रांति मसाला से है। और इसके बाद में फाइनली एक क्रांति आई थी इंद्रधनुषीय क्रांति। इसमें क्या था कि सभी क्रांतियों पर ध्यान देने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंद्रधनुषीय क्रांति। ये 2000 में स्टार्ट की गई थी। इंद्रधनुषीय क्रांति कब स्टार्ट की गई थी? 2000 में स्टार्ट की गई थी और सभी क्रांतियों पर ध्यान देने के लिए इस क्रांति की स्थापना की गई थी। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। रजत क्रांति जो है अंडा और मुर्गी उत्पादन के लिए किया गया था। सुनहरी क्रांति सेब और बागबानी, सुनहरी क्रांति सेब और बागबानी। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के लिए। बादामी क्रांति मसाला के लिए। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। और इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर ध्यान देने के लिए 2000 में बनाया गया था। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं। कल्चर को हम देख लेते हैं। कल्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लोरीकल्चर। जस्ट 1 सेकंड दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इसको बस रटना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सेशन आपने एंजॉय किया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसका जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन में लगा दे रहा हूँ कि देखिए अभी जो लोग आप मेरे व्यूवर हो, आप लोग मेरे साथ बने हुए हो, आपको ये वीडियो इसका जो PDF है इसका मैं आपको तुरंत अभी टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में जो लोग आते हैं उनकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ व्यूवर्स वो भी हैं, मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। उनके लिए ये है कि जब 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सबको मर्ज करके एक ही बार में PDF डाल दूंगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जो मैंने गन्ना वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि गन्ना खाना होता है या फिर गन्ना चूसना होता है, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। सो आने वाले सेशन में हम इस तरह से जो टॉपिक वाइज चैप्टर है UP स्पेशल या फिर ग्रामीण से संबंधित, इसके जो नोट्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मास्टर वीडियो समय में डालूंगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको मैं पुट करूंगा। और बिना फालतू का, आपको पता होगा कि मैंने कोई फालतू की बातचीत नहीं की। और जो जितना भी मैंने यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया है ये आपके UP लेखपाल में आने की संभावना है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आने की संभावना है। कृषि से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।